वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। माई सेल्फ अनुपमा और आज हम लोग 10th सीबीएसई का चैप्टर केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे आसपास के जो भी सारी चीज़ें होते हैं, हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें होते हैं जो कुछ ही वक्त के लिए, जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी के लिए, टाइम के लिए वहाँ पे होता रहता है। और कुछ ऐसे भी चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं जो अगर एक बार हो जाएंगे तो अपने पहले वाले फॉर्म में, मतलब प्रीवियस फॉर्म में, वो आ नहीं पाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे चेंजेस जो हमारे आसपास होते रहते हैं, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि कभी भी अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के साथ अगर मिला देते हैं तो वहाँ पे हमें से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो प्रॉपर्टी होते हैं वो सब उसके पहले वाले प्रॉपर्टी से काफ़ी अलग होगा। तो अभी वो केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो आपके चैप्टर का नाम है, वो सब क्या है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर के जो बारे में केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, ये सबसे पढ़ने से पहले हम पहले ये जानना पड़ेगा केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, या फिर जो हम केमिकल चेंज या फिर बोलते हैं परमानेंट चेंज ये होता है, इसका मतलब क्या है। तो अभी ये चैप्टर के बारे में पहले से पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि वो केमिकल चेंज का मतलब क्या क्या हो सकता है। अभी अगर आप देखिएगा कि हमारे नेचर में या फिर अगर सराउंडिंग में, अगर यहाँ पे हम कहीं पर अगर दूध को रखते हैं और देखिएगा वो कुछ ही टाइम जब वो हमारे एयर के कांटेक्ट में रहता है या फिर हमारे सराउंडिंग के कांटेक्ट में रहेगा, तो वो जो यहाँ पे दूध होता है वो वहाँ पे क्या में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी यहाँ पे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये हमारा एक कॉमन देख सकते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा होगा कि यहाँ पे जो मिल्क पहले था, यहाँ पे वो मिल्क क्या हो गया, जब हमने एटमॉस्फेयर में या फिर रूम टेम्परेचर में रखते हैं वो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके कर्ड मतलब दही में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। और एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि जैसे कि ये वाला एक हो गया कि नेचर की वजह से क्या हुआ कि ये मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कि मानिए एक आयरन का एक तवा है जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही आयरन का तवा अगर हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं, जहाँ पे वो एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और जहाँ पे हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद वो जो आयरन का पैन था जो पूरा ब्लैक कलर का था, उसमें आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे ब्राउन कलर के जैसे कि यहाँ पे लाइन्स आ गए हैं। तो अभी आपका सवाल आएगा कि नेचर में तो ऐसा, मतलब हमारे सराउंडिंग में ऐसा क्या है कि जो आयरन का जो फैन था पहले ब्लैक कलर का था, अभी उसमें ब्राउन कलर की कोटी आ गए। तो हमने पहले देखा जैसे कि मिल्क कन्वर्ट होकर कर्ड में कन्वर्ट हो गया। अभी जो ये आयरन का पैन जो पहले ब्लैक कलर का था, अभी वो क्या हो गया, जैसे कि उसमें ब्राउन कलर के बहुत सारे कोटिंग आ गए। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो सब्जियां या फिर फल हम हमेशा दुकान से लेके आते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो सब्जियां और फल सुबह तक बहुत ही ताज़ा होकर रहता है, कुछ ही टाइम के बाद उसकी जो टेस्ट में बात कर सकते हैं या फिर उसका कलर में कुछ ना कुछ वहाँ पे बदलाव आता ही रहता है। मानिए हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे फ्रूट्स लिया या फिर हम वेजिटेबल लेते हैं, और वो फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर देखिएगा आप फ्रीज में बिना रख के या फिर फ्रीज में अगर रख भी देते हैं, कुछ टाइम के बाद उसमें क्या होता है, उसके टेस्ट में, उसकी खुशबू में, या फिर बोलेंगे उसके कलर में, ये सब में वहाँ पे भी चेंजेस आ सकता है। और एक हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो हम खाना बनाते हैं। अभी आप देखिए कि सब्जियाँ या फिर जो भी चीज़ हम बनाते हैं, वो खाना बनाने से पहले देखिए उसका कलर, उसका टेक्सचर कैसा होता है, और जब खाना यहाँ पे बन के प्रिपेयर हो जाता है, वहाँ पे उसके कलर या फिर टेस्ट और टेक्सचर में क्या क्या डिफरेंस आता है। ये तो हम लेते हैं एग्जाम्पल जो हमारे नेचर में हमारे आसपास होते हैं। अगर हम और कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास होता है या फिर हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है, वैसा ही एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। आप मानिए कि हमने कुछ यहाँ पे खाना खाया, तो आप देखिएगा कि खाना जब हम खाते हैं, वो खाना पहले क्या होता है, पहले माउथ के थ्रू फूड पाइप, फिर स्टमक में यहाँ पे आके आ जाता है। तो आप देखिएगा कि जो फूड हमने जो खाया था, जो फॉर्म में गया था, लेकिन जब हमारे वो पेट तक पहुँच जाता है, उसका कलर या फिर उसका टेक्सचर या फिर वो जो कौन से स्टेट में था, माने कि सॉलिड में था, लिक्विड में था, वो जैसे भी और एक फॉर्म में वहाँ पे बदल ही जाता है। और उसके साथ साथ और एक ऐसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं। अगर देखिए कि यहाँ पे हम गैस ले रहे हैं नाक की मदद से, और वही गैस जब हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर आ जाता है,
तो वहाँ पे क्या है कि गैसेस के जो नेचर होता है, मानिए कि ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी में आया और वहाँ से क्या निकल गया अभी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सब बताने का आपका मतलब बस यही है कि हमारे आसपास की जगहों पे जो इतने सारे चेंजेस होते हैं, जो पहले कुछ और फॉर्म में होते हैं और बाद में जब वो दूसरों चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव वहाँ पे आता ही है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, in all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। मतलब कहीं पे उसका स्टेट चेंज हो जाता है, कहीं पे उसका कलर चेंज हो जाता है, कहीं पे अगर देखिएगा वो पहले जैसे कलर या टेस्ट जैसा भी था वहाँ पे बदलाव आ जाता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे आते ही रहेंगे। और अभी हम क्या देखेंगे कि जो whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has been taken place। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक हमने जो भी सारे एग्जाम्पल हमने बताए वो है आपके एग्जाम्पल केमिकल चेंजेस के, जहाँ पे कहीं पे उसका कलर, स्टेप या फिर बोल सकते हो उसका मतलब फॉर्मेशन, टेक्सचर, ये सभी में बदलाव आएगा, जो सबको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और वो केमिकल चेंज कहीं पे अगर हुआ है तो हम उसको मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हुआ, मतलब दो अलग अलग सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिल गए, जहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन वहाँ पे प्रोसीड होगा। तो अभी जैसे कि हमने कुछ हमारे नेचुरल एग्जाम्पल देखे जो हमारे आसपास होता रहता है, हमारे बॉडी के अंदर होगा। अभी हम देखेंगे और कुछ हमारे कैसे लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो हमें समझने में और भी बहुत ईजी कर देगा कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो अभी ये जानने के लिए पहले हम एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता क्या है। तो ये जो अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन से चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। तो पहला ये जो एक्टिविटी है उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, एक मैग्नीशियम रिबन जो कितने लेंथ का होगा, अराउंड 2 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला एक्टिविटी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट आपका रिक्वायरमेंट क्या है, एक मैग्नीशियम का वायर जो 2 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। और हमने क्या किया है, उसको सैंड पेपर में पहले से रब कर देते हैं ताकि उसके ऊपर जितने भी सारे इम्प्योरिटी होते हैं वो वहाँ से अच्छे से निकल जाए। सेकेंड हम क्या देखेंगे, जो एक्टिविटी के लिए हमने मैग्नीशियम रिबन तो यहाँ पे ले लिया। अभी मैग्नीशियम रिबन के बाद उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम पहले वहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन को हमने सैंड पेपर में रब कर दिया, अभी क्या करेंगे, एक टोंग की मदद से, एक चिमटे की मदद से हम क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे। मतलब हमारे पास पहले से मैग्नीशियम रिबन है, हमने उसको टोंग में यहाँ पे पकड़ा और बाद में वो क्या करेंगे, वो टोंग की मदद से, जैसे कि यहाँ पे देखिए टोंग आ गया आपका, जहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हमने होल्ड करके रखा है। अभी क्या होगा कि टोंग की मदद से मैग्नीशियम रिबन को जो हमने होल्ड करके रखा है, अभी क्या होगा कि हमने एक बुनसेन बर्नर का मतलब क्या है कि जैसे कि हम घर पे खाना बनाने के लिए गैस या फिर हीटर का यूज करते हैं, वैसे ही जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैबोरेटरी कंडीशन में, हम हमेशा बुनसेन बर्नर का यूज करते हैं, जो चीज़ों को हीट करने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास जो भी टोंग है और वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन हमने होल्ड करके रखा है, अभी हम देखेंगे क्या होगा कि टोंग की मदद से जब हम क्या करेंगे, अभी ये मैग्नीशियम रिबन को बुनसेन बर्नर में क्या करेंगे, उसको फ्लेम में वहाँ पे जलाते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे फ्लेम के कांटेक्ट में, मतलब फायर के कांटेक्ट में अभी आ गया, वो जैसे कि हमारा पटाखा कोई जलने से जैसे कि वहाँ पे बहुत शाइनिंग वाला जैसे कि फ्लेम फॉर्मेशन होता है, वैसे ही देखेंगे यहाँ पे बहुत ही ब्राइट व्हाइट कलर का क्या हुआ, वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस हो गया। तो हम कुछ टाइम अगर रखेंगे कि टोंग की मदद से हम वो मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करके रखेंगे, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जितना टाइम हम उसको होल्ड करके रखते हैं उतने ही टाइम तक वहाँ पे क्या होता है, एक व्हाइट कलर का शाइनिंग वाला फ्लेम वहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइम तक उसको फ्लेम में जला देने के बाद हम क्या देखेंगे, उसको एक डिश में हम लाके अगर रखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो पहले जो ये मैग्नीशियम रिबन जो पहले देखेंगे ये सब वो सॉलिड फॉर्म में था, अभी आप क्या देख सकते हैं, वो धीरे धीरे जलने के बाद उसमें क्या हो गए, ऐसे बहुत सारे पाउडर लाइक फॉर्म यहाँ पे क्या हो गए, ये जो आपका पेट्री डिश होता है मतलब ग्लास कंटेनर में धीरे धीरे वहाँ पे कलेक्शन होता गया। तो अभी आप बता सकते हैं कि पहले तो यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन उसमें ऐसा क्या चेंजेस हुआ या फिर उसमें ऐसा क्या हुआ कि अभी उसका क्या है, जो सॉलिड फॉर्म में तो वो जो
चीज था, अभी वो क्या आ गया आपके यहाँ पे पाउडर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे जो पहला वाला मैग्नीशियम था वो अभी पाउडर वाले फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अभी क्या क्या हमें पता चला उसके बारे में हम देखेंगे, या फिर हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्व ये है कि जो यहाँ पे मैग्नीशियम के जलने की वजह से जो यहाँ पे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, उसका नाम हम क्या लेंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन को हमने आग के कांटेक्ट में उसको हीट किया, तो वहां पे अपना वो स्टेट चेंज करके अपना जो सॉलिड वाले फॉर्म में पाउडर वाले फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पे वो किस में बदल गया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी यहाँ पे कंक्लूजन आपको क्या क्या मिला, मतलब यहाँ से हमें क्या क्या समझ में आया। फर्स्ट ये है कि फर्स्ट वी हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। जैसे कि हमने क्या देखा है पहले से कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम बुनसेन बर्नर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, वो उसके साथ रिएक्शन करने की वजह से बहुत तेजी से एक व्हाइट कलर का फ्लेम बन के पहले वो जलना स्टार्ट करता है, जो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट कंक्लूजन में हम देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे कि जब वो कुछ टाइम तक जल जाता है, जो मैग्नीशियम पहले सॉलिड वाले फॉर्म में था, अभी क्या हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट पाउडर फॉर्म में वहां पे कन्वर्ट हो गया। और वही व्हाइट पाउडर का नाम हम क्या पढ़े अभी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम हमने लिया था और हमें पता है कोई भी चीज अगर जलता है वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहां पे जल सकता है। तो ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जला और वहां से हमें क्या मिला, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये फॉर्मेशन कैसे हुआ लिखा गया है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन और जो हमारे एयर के प्रेजेंट में ऑक्सीजन था जो जल गया, तो वहां पे आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है आपका पहला एक्टिविटी, जहां पे हमें क्या पता चला कि जो मैग्नीशियम रिबन जो पहले सॉलिड फॉर्म में था, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, वो पाउडर वाले फॉर्म में। अभी ऐसा ही हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे और एक एक्टिविटी, जिससे हमें और कुछ ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंजेस होते क्या है। तो ये वाली एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले ये एक्टिविटी के लिए आपको पहले लेना पड़ेगा कि यू शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। आपने बहुत सारे अगर लैबोरेटरी चीजें अगर देखे होंगे तो टेस्ट ट्यूब एक कॉमन चीज होता है जो हम केमिकल लैबोरेटरीज में यूज करते हैं, जहाँ पे हम कभी भी कोई ग्लास का या फिर कोई भी ऐसे बड़े कंटेनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहाँ पे हम मेजर करके हमेशा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सारे सब्सटेंस को रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे कि एक बड़े से ग्लास बिकर में हम क्या लेंगे, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम लेते हैं। तो पहले बता देते वापस से क्या क्या लिया, पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और एक बिकर में हमने क्या रखा है, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। उसके बाद देखेंगे ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे क्या डाला है, अंदर लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब पहले से टेस्ट ट्यूब था, यहाँ पे और एक बिकर में हमारा पोटेशियम आयोडाइड रेडी है, और अभी हम क्या किए, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने उसको डाल दिया। तो अभी कुछ टाइम, अभी क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट तो रेडी है, टेस्ट ट्यूब रेडी है आपका, बिकर में आपका पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन भी रेडी है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि एक ड्रॉपर की मदद से, कभी हम हाथ से नहीं डाल सकते, इसलिए आपको ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे कितने ड्रॉप ऑफ केमिकल सॉल्यूशन डालने पड़ेंगे या फिर कितने क्वांटिटी के, वो आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये जो ड्रॉपर की मदद से हमने पहले यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ पे रखा, फिर क्या करेंगे, उसको ये बिकर के अंदर लेके या बिकर से निकाल के ये टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे यहाँ पे डाल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे जितना हम वहाँ पे सॉल्यूशन डाल रहे थे, पहले जब देखिएगा कि जैसे कि वो व्हाइट कलर का था, लेकिन जब हमने उसके अंदर ऐसे ड्रॉप वाइज मैनर में पोटेशियम आयोडाइड डालने लगे, तो आप देख सकते हैं इसका कलर में कैसे वहाँ पे बदलाव आ गया है, कैसे कलर वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अभी आपका सवाल, तो पहले तो वो व्हाइट कलर का था, तो अभी येलो कलर कैसे बना, या फिर येलो कलर आया कहाँ पे है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो येलो कलर आया उसका रीजन क्या है। तो देखो लिखा गया है कि द येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म। मतलब ये येलो कलर आया कहाँ, कि जो पोटेशियम आयोडाइड को हमने यहाँ पे लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला, तो उनके बीच में रिएक्शन हुआ, वो एक दूसरे के साथ मिले और वहां पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ, जिसके वजह से वहां पे क्या हुआ, आपका येलो कलर आया। अब अगर पता नहीं है प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, तो मैं बता देती हूँ। प्रेसिपिटेट एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। अगर माने कभी भी अगर दो चीजों को आप मिलाते हैं और उसमें से एक जो होता है, अगर वो
वो लिक्विड मीडियम में अच्छी तरह से अगर नहीं घुल पाता है, वो नीचे वहाँ पे जम के रह जाता है, जिसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। सबसे कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर मानिए पानी में अगर हम सैंड मिला देते हैं, आप कितने भी कोशिश करें कभी भी वो सैंड पानी में मिल नहीं सकता, तो वो सैंड सैंड क्या होगा, कुछ टाइम के बाद नीचे जम के रह जाएगा। और वैसे ही कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर कोई अगर सॉल्युबल नहीं हो पाता है और वहाँ पे वो नीचे अगर जम के रह जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। जो क्या हुआ कि लीड आयोडाइड सॉल्यूशन, जब वहाँ पे लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन जब लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिल गया, तो वहाँ पे भी ऐसा ही येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से इसका कलर यहाँ पे चेंजेस वहाँ पे आता गया। सेकेंड हम क्या देखेंगे, जो चेंजेस वहाँ पे हो गया, अभी इसका ऑब्जर्वेशन क्या है या फिर इसकी एक्टिविटी और क्या से हो सकता है देखेंगे। तो जैसे कि पहले वाला हमने पढ़ा, वहाँ पे क्या हुआ कि जब रिएक्शन हो गए तो पहले सॉलिड से वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी हम क्या देखें कि जो पहला जो कलरलेस सॉल्यूशन था, जब हमने रिएक्शन किया तो वहाँ पे कलर में चेंजेस आ गए। और क्या क्या ऐसी चीजें हो सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, उसको जानने के लिए अभी हम और एक एक्टिविटी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या क्या सब्सटेंस लिए हैं। पहले यहाँ पे एक हमारे कॉनिकल फ्लास्क है, जिसके अंदर अब केमिकल रिएक्शन हम करेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक प्लेट में हमारा क्या था, यहाँ पे प्लेट में हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स रखे, मतलब जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो जिंक ग्रैन्यूल्स है उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वहां पे हम डालेंगे, ताकि वो केमिकल रिएक्शन हम प्रोसीड कर सके। तो वापस से बोल देती हूँ, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है और यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल। तो पहले हमने क्या किया, ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रैन्यूल डाले। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये जो एक येलो कलर के लिक्विड को आप देख सकते हैं बिकर में रखा गया है, वो होता है केमिकल आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट रेडी है, पहले कॉनिकल फ्लास्क, सेकंड हमारा जिंक ग्रैन्यूल्स, और ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन इसका नाम क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले ड्रॉपर का इस्तेमाल किया था केमिकल रिएक्शन केमिकल को डालने के लिए, अभी भी हम क्या करेंगे, वो ड्रॉपर की मदद से यहाँ पे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कलेक्शन करेंगे, और वापस से जैसे कि हमने वहां पे ड्रॉपर्स मैनर में डालने लगे थे, अभी यहाँ पे क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर से यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम डालने लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने वहां पे डाला, मतलब कि वो जिंक क्या हो गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वहां पे हम जैसे कि पहले बार डाले उसमें क्या चेंजेस हुआ, या फिर अगर डालने हम लगेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कुछ छोटे छोटे, जैसे कि यहाँ पे कुछ एयर बबल क्रिएट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे एयर बबल क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ जैसे कि धुआं वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी सवाल है कि धुआं कहाँ से निकला या फिर वो एयर बबल फॉर्मेशन क्या हुआ। तो यहाँ पे जब ये जिंक ग्रैन्यूल के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है, उसके साथ वहां पे मिलने लगा, तो वहां पे क्या हुआ, एयर बबल तो फॉर्मेशन हुए, उसके साथ वहां से धुआं निकला। तो अभी क्वेश्चन आती है, धुआं कौन सा गैस है, जो धुआं कौन सा निकला या फिर कहाँ से ये धुआं निकला। तो ये जो गैस फॉर्मेशन होता है, वो गैस का नाम क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस। मतलब जब ये जिंक ग्रैन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल गए, तो वहां पे वो अपना कंपाउंड तो फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन गैस निकला, जो यहाँ से निकलने लगा। और धुआं कब निकलता है हमें पता है, कोई भी चीज अगर गर्म होता है, जलता है, तभी वहां से धुआं निकल सकता है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो निकल गया, उसके साथ साथ क्योंकि ये रिएक्शन के टाइम पे वहां पे वो हीट भी हो गया, मतलब उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, वहां पे फ्लेम के फॉर्म में, जैसे कि हमारा आग की वजह से चीजें चीजें गर्म हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर में वहां पे भी क्या आया, बदलाव आ गया। तो ये सब चीजों का बताने का यहाँ पे कंक्लूजन आपको क्या क्या मिल रहा है। फर्स्ट, वहां पे बबल्स फॉर्मेशन हुई, हमने यहाँ पे देखा बबल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, और ये बबल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल के वहां पे कुछ ना कुछ यहाँ पे गैस फॉर्मेशन हुआ, वो गैस की वजह से यहाँ पे क्या आपको दिख रहे हैं, बबल्स दिख रहे हैं। सेकेंड हम देखेंगे क्या है कि यहाँ पे इसका जो कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर था, पहले वहां पे जितना भी हुआ था, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था, वहां पे क्या है कि वो धुआं निकला, और धुआं निकलने के साथ साथ क्या हुआ कि वहां पे उसका टेम्परेचर भी बदलाव हो गया। इसकी वजह से वो कॉनिकल ही जो फ्लास्क के अंदर केमिकल रिएक्शन थे, वो थोड़ा वहां पे गर्म भी हो गया। और उसके साथ साथ क्या देखेंगे कि पहले जो जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट थे, सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट थे, अभी वो क्या हो गया, धीरे धीरे अपने लिक्विड वाले
फॉर्म में, मतलब जैसे कि वो वहाँ पे वो मेल्ट होके अलग वाले लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कंक्लूजन मिले। पहले वहाँ पे बबल फॉर्मेशन हुआ, जिसका मतलब वहाँ पे कोई गैस रिलीज हो रहा है जो बबल के फॉर्म में पहले रिलीज हुआ। सेकेंड हम क्या देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर था पहले जितना भी था वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ गया। एंड थर्ड हम क्या देखेंगे कि पहले वाला जो सॉलिड जिंक के था वो क्या हो गया, अभी वहाँ पे अपना स्टेट चेंज करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये सब करने का, ये सारे एक्सपेरिमेंट का हमारा बस मतलब क्या हुआ, हमें क्या क्या पता चला। तो देखो लिखा गया है कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पे मानिए आपका कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, गैस निकलता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ये जितने भी सारे आप चीजें ये यहाँ पे देखें, या फिर मानिए वो कर्ड, मिल्क से कर्ड बना है, या फिर कोई एक्टिविटी की वजह से आप देख सकते हैं, ये सब का मतलब बस एक ही है कि कभी भी अगर दो अलग चीज एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वहाँ पे कलर पे, उसके कंपोजिशन पे वहाँ पे कोई गैस निकलता है या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो सभी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और अभी हम अगर पूछा जाए कि ये 5 जितने भी हमने एक्टिविटी किया है, फिर जितने भी सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल में देखे, तो वहाँ पे अगर फाइनली अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या क्या होने से हम अगर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो हम अब देखेंगे कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसमें हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट अब क्या आएगा, चेंज इन स्टेट, मतलब पहले माने वो सॉलिड लिक्विड जैसा भी था अपना वो स्टेट चेंज करके, माने सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड था सॉलिड या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे वो उसके स्टेट में बदलाव आएगा। सेकेंड हम क्या देखेंगे, चेंज इन कलर। तो मानिए अगर पहले अगर वो कोई, माने एग्जाम्पल लेता है ग्रीन कलर का था, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब उसका कलर चेंज होकर माने वो रेड, ब्लू या फिर किसी भी कलर में अगर बदलाव हो जाता है, तब भी उसको हम केमिकल रिएक्शन मान सकते हैं। थर्ड आपका आएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शन होने के वक्त जब वहाँ से कुछ गैसेस निकलते हैं, और वो गैस निकलने से भी हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी गैस, जैसे कि माने ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऐसे कोई भी गैस वहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले वो जो केमिकल रिएक्शन जो भी टेम्परेचर में हो रहा था, मानिए वो उसका टेम्परेचर मानिए हम पहले लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस था, तो कहीं कहीं पे ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन उसका टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ के मानिए कि वहाँ पे 15 हो गया, 20 हो गया, कुछ भी अगर टेम्परेचर में बदलाव आ गए या फिर वो अगर गर्म हो गया, तो वो भी आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का। एंड थर्ड लास्ट वन हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे जहाँ पे वो केमिकल रिएक्शन होने के वक्त ऐसा एक सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है जो वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व मिल नहीं पाएगा, और वो बाद में क्या होता है, नीचे एक सॉलिड वाला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके रह जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो ये पांचों जो पॉइंट है जिसका हम पहले अगर लेंगे, पहला आता है आपका चेंज इन स्टेट, सेकेंड पॉइंट आपका आएगा चेंज इन कलर, थर्ड आएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ आता है चेंज इन टेम्परेचर, एंड फिफ्थ वन इन द लास्ट वन कौन सा, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये पांचों पॉइंट अगर हम देखेंगे कहीं पे भी अगर हमारे केमिकल रिएक्शन या फिर हमारे आसपास अगर हो रहा है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे इतने सारे चेंजेस पॉसिबल होगा। तो अभी एक एक करके देखेंगे कि स्टेट अगर होता है तो कैसे होगा, कलर होता है तो वहाँ पे कैसा होता है, गैस निकलता है तो क्या होगा, तो सभी के बारे में भी एक एक पॉइंट पर देखेंगे। सो अभी मानिए कि हमारा पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, या फिर जो ये स्टेट चेंज होता है वो कौन से प्रोसेस से होते हैं, या फिर वहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए पहले अगर लिखा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में या फिर हमारे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास, जैसे कि पता होगा कि हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें होते हैं वो जनरली 3 अलग अलग फॉर्म में होते हैं। मानिए सॉलिड फॉर्म में होता है, जहाँ पे आप देखिएगा प्रॉपर उसका शेप और साइज होता है, जो आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है। और एक फॉर्म ऑफ मैटर जो हमारे आसपास होता है, जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, पानी वाले फॉर्म में होगा। और तीसरा वाला जो हमारे आसपास होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, गैस। ऐसे तो हमने पढ़ा है कि हमारे सराउंडिंग में 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, बट कॉमनली हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीजें होते हैं वो आइदर माने सॉलिड वाले स्टेट में होंगे, लिक्विड में, या फिर गैस में। तो अभी हम देखेंगे अगर मानिए कि वहाँ पे जो स्टेट चेंज होता है तो वहाँ पे कौन सा स्टेट से वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, और वो प्रोसेस का नाम क्या
गया है, जहाँ पे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वहाँ पे बदल जाता है। तो पहले यहाँ पे हम लेंगे कि सब, जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है आइस का, जो यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, आपके सॉलिड फॉर्म में है। तो मानिए हमने किसी वजह से भी, या फिर मानिए कि टेम्परेचर हमारा चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया या फिर टेम्परेचर कम हो गया, तो मानेंगे कि सपोज माने कि ये आइस आपके पास था और यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो गया, आपका टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो गया, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया। तो अब देखिए कि जब वो बढ़ जाता है क्या होगा कि जो आइस से आपका मेल्ट होके, मतलब क्या होता है, अपना स्टेट वो चेंज करके किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से डायरेक्टली यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पता चला कि कभी भी अगर एक सॉलिड को अगर हम ज़्यादा हीट करते हैं या फिर अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो वो क्या होता है, सॉलिड से यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट आपको पता होगा कि वही लिक्विड का अगर हम फ्रीज में रख देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर वापस से क्या बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें दो प्रोसेस के बारे में पता चला, अगर वो सॉलिड से लिक्विड बनता है प्रोसेस का नाम आपका क्या है, मेल्टिंग, और वही लिक्विड अगर ठंडा होके वापस से सॉलिड अगर बन जाएगा प्रोसेस का नाम क्या होता है आपका, फ्रीजिंग। अभी देखिए कि सॉलिड से लिक्विड का क्या होता है, उसके प्रोसेस का नाम क्या है हमें पता चला। अभी हम आगे देखेंगे कि मानिए अभी लिक्विड अगर हमारे पास प्रेजेंट है, अभी लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो लिक्विड बाद में किस फॉर्म में आ सकता है या फिर कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। तो अभी हम लेंगे, माने कि आपके पास अभी पानी है, तो पानी भी तो एक नॉर्मली हमारे कहीं पे अगर रिवर का वाटर होता है, घर पे पानी होता है, तो पानी क्या अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। तो यह पानी है कि हमारे आसपास के जितने भी सारे स्टेट से अगर टेम्परेचर वहाँ पे चेंज होता है या फिर अगर प्रेशर चेंज होगा तो हमेशा वो अपना स्टेट को जैसे बदलेंगे। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पे पानी है और पानी को अगर हम और भी हीट करते हैं, मतलब और भी गर्म करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, वो जो पानी था अभी क्या हो गया, वो यहाँ पे अभी गैस में कन्वर्ट हो गया। आपको पता होगा जब हम पानी गर्म करते हैं तो अब देखिएगा कि जितना भी हमने पानी लिया है गर्म करने के बाद आपको उतने अमाउंट ऑफ वाटर मिलेंगे नहीं, उसमें हमेशा उससे कम आता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कभी भी अगर पानी को अगर हम गर्म करते हैं वहाँ भी क्या है, उसमें से बहुत सारे से पानी होता है जो क्या होता है, गैस बन के वहाँ से उड़ जाता है, इसलिए उसका अमाउंट या फिर उसका क्वांटिटी जितना था पहले वहाँ पे मेंटेन होकर नहीं रह पाता। और जो प्रोसेस की वजह से हम देखेंगे कि लिक्विड को हीट करने से, गर्म करने से वहाँ पे वो गैस में बदल गया, वो प्रोसेस का नाम क्या होता है आपका, इवापोरेशन। मतलब हम बोल सकते हैं द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वहाँ पे हो गया, प्रोसेस का नाम क्या आता है आपका, इवापोरेशन। बट कहीं कभी आपने देखा होगा कि जब हम खाना बनाते हैं या फिर मानिए कि वो खाना हम बना के क्या कर दिए, उसको ढक के रख दिए हैं और हमने गैस को भी ऑफ कर दिया है, बट आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद जो पहले से वो इतना गर्म होके और वहाँ से धुआं निकल के था, आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद वहाँ पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हो गए। अभी सवाल आता है कि ड्रॉपलेट कहाँ से आए, तो ये ड्रॉपलेट कहाँ से आए नहीं थे, जब हम खाना बना रहे थे और हमने पानी का इस्तेमाल किया है और जब हमने गैस को ऑन करके रखा है, उसको हीट दिए, तो वहाँ पे जितना भी सारा लिक्विड था अभी वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट था, हमने पढ़ा अभी इवापोरेशन में, गैसियस स्टेट में। तो अभी क्या होगा, वही गैस जब हमने गैस को ऑफ कर दिया वहाँ पे वो ठंडा होने लगे और ठंडा होने की वजह से क्या हुआ, ये जो गैसेस थे वापस से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में। और जो प्रोसेस की वजह से क्या होगा, ये गैसेस यहाँ पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते जाएंगे, वो प्रोसेस का नाम क्या होता है आपका, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हमें और दो प्रोसेस के बारे में पता चला। अगर मानिए वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में आ गया, प्रोसेस का नाम होता है आपका इवापोरेशन। और जो प्रोसेस की वजह से क्या देखेंगे कि वो गैस वापस से ठंडा होकर अगर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, प्रोसेस का नाम क्या होगा आपका, कंडेंसेशन। तो हमने अभी क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड होने से क्या होगा, लिक्विड से गैसेस होने से क्या होगा। बट ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के बदले कुछ कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हमारे आसपास होते हैं जो क्या करेंगे, सॉलिड से डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर गैस से वापस से क्या कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्मेशन भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जिसका आपने एग्जांपल सुना होगा जिसको हम बोलते हैं कैम्फर होता है, या फिर हमारे जितने भी नैप्थेलिन बॉल होते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ पर हम देखेंगे अगर इनको अगर आप हीट करते हैं, मतलब कैम्फर, नैप्थेलिन बॉल, ये सब अगर हीट करेंगे तो आप देखिएगा वो सॉलिड से किसमें, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग, गर्म करने से। और हम देख क्या
क्या होगा वो प्रोसेस का नाम, कि जहाँ पे हम सॉलिड को हीट करने से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग द लिक्विड स्टेट में जाएंगे नहीं, डायरेक्टली सॉलिड थे आपने गर्म किया और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, और प्रोसेस का नाम क्या आता है आपका यहाँ पे सब्लिमेशन। मतलब यहाँ पे हम डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट एंटरिंग लिक्विड फेज ऑन हीटिंग, उसका नाम क्या है सब्लिमेशन। और वही गैस को अगर हम ठंडा कर देंगे, वही गैस को अगर हम ठंडा कर देते हैं तो क्या होगा, गैसेस डायरेक्टली यहाँ पे सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आएंगे नहीं, और वो प्रोसेस का नाम आपका क्या आएगा, डिपोजिशन। अगर सॉलिड से गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हुए तो सब्लिमेशन, और वही गैस अगर ठंडा होता है और वो वापस से सॉलिड स्टेट में अगर आ जाएगा, प्रोसेस का नाम आपका क्या आएगा, डिपोजिशन। तो ये आपका पहला वाला पॉइंट जो हमने केमिकल। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा कि बहुत सारे मैटर जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होते हैं, तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक था कि कैसे केमिकल रिएक्शन या फिर कैसे केमिकल चेंजेस होते हैं। अभी हम दूसरा वाला एग्जाम्पल जो हमने किया है, जिसको हमने पढ़ा है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे एक फोटो डिस्प्ले हो रहा है, जो आप देखिएगा कि जो पहले वाला वो जो फ्रूट था, अब देखिए पहले हरा रंग का था, लेकिन बाद में जैसे कि वहाँ पे बोलते पक गया या फिर वो अच्छी तरह से जब डेवलप हो जाता है, उसका कलर यहाँ पे बदल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो वैसे ही हमारे आसपास के भी ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहले वहाँ पे कुछ कलर होगा और बाद में जब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के वक्त क्या होगा, उसके कलर में भी वहाँ पे बदलाव आ जाएगा। हमने थर्ड पॉइंट उसके बाद क्या पढ़ा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मानो हम खाना बना रहे हैं या फिर कुछ जब जलाते हैं या फिर इंडस्ट्री में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गैसेस वहाँ पे रिलीज होते हैं। तो वो गैस आया कहाँ पे, हमें पता है कोई भी चीज़ जब जलता है या फिर दो चीज़ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, जहाँ पे कुछ गैस इवॉल्व होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है कि कहीं कहीं पे केमिकल रिएक्शन के टाइम में से गैस भी निकलेगा। उसके बाद वाला पॉइंट हम क्या देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये ग्लास में पहले क्या था आपका, पहले आइस क्यूब्स बस थे, बट देखिएगा जब ये आइस क्यूब हमारे रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर कभी सेम नहीं रहने वाला है। तो वहाँ पे क्या हो गया, उसका टेम्परेचर चेंज होके वो पहले क्या था, जो पहले सॉलिड फॉर्म में था, अभी वो क्या हो गया, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो टेम्परेचर चेंज हुआ, इसके वजह से जो आइस क्यूब थे पहले सॉलिड फॉर्म में थे, वो अभी क्या हो गए, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। और ये हुआ क्यों, बिकॉज हमारा और सराउंडिंग का टेम्परेचर वहाँ पे बदलाव आ गया। एंड लास्ट वाला हम पॉइंट देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, मतलब एक कॉनिकल फ्लास्क में हमने केमिकल रिएक्शन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे जैसे कि येलो कलर का सब्सटेंस यहाँ पे नीचे जम के यहाँ पे रह गया है। वैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन होने के टाइम अगर कुछ चीज़ें ऐसे बन जाते हैं जो लिक्विड के अंदर, उसके अंदर डिजॉल्व हो नहीं पाते हैं, तभी वो क्या करते हैं, उससे प्रेसिपिटेट बन के वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये जो जितने भी सारे हमने चीज़ें पढ़े, चीज़ें देखे, जो क्या है आपके केमिकल रिएक्शन के बारे में थे। अभी हम देखेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन था या फिर जो केमिकल चेंजेस होता है, वो क्या होगा, हमेशा बहुत सारे एलिमेंट के रिएक्शन की वजह से बनता है। अभी देखिए आपको पता होगा कि हमारे नेचर में या फिर हम पढ़ते हैं हमेशा 118 एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, बट ये वो 118 एलिमेंट कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन इसका मिलके वहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, तो इसको जानने के लिए हमने क्या किया है, हम एक टेबल को याद रखते हैं, और जो टेबल को याद रखने की वजह से हम पता लगा सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि हाँ ये वाला एक एलिमेंट है। मानिए हम लेते हैं कि आयरन एक एलिमेंट है, जो किस किस एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन कर सकता है या फिर केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है। और जो चार्ट की मदद से हम वो चीज़ों को या फिर एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन होगा, वो सब के बारे में याद रख सकते हैं। वो चार्ट को हम बोलते हैं वैलेंसी चार्ट। और अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम या फिर रेडिकल का नाम जो क्या करते हैं कि अलग अलग कंपाउंड के साथ मिलके वो रिएक्शन कर सकते हैं, और जहाँ पे उनका वैलेंसी हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये आपको जो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का या फिर रेडिकल का नाम यहाँ पे दिख रहा है, उसमें पहला है हाइड्रोक्साइड, सेकेंड क्लोराइड,
फिर ब्रोमाइड है, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी चार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और वो सबका वैलेंसी अगर देखेंगे कितना होता है आपका 1। तो वैलेंसी आपको याद रखना कंपलसरी है, ये आपको जैसे भी याद रखना पड़ेगा। अगर आप वैलेंसी याद नहीं रख सकते तो आपको बहुत मुश्किल होगी केमिकल रिएक्शन लिखने में। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट के रिएक्टिविटी कौन किसके साथ मिलता है, कौन किसके साथ मिलके कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ये सब अगर आपको जानना है या फिर अगर लिखना में आपको आसानी होगी अगर आप अच्छी तरह से वैलेंस चार्ट को याद रखते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई, कि जितने भी सारे हमारे वैलेंसी चार्ट में जितने भी सारे एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 1 है, हमने उसको सब में पहले 1 में रख दिया है कि ये जितने भी सारे एलिमेंट्स है या फिर रेडिकल है सबकी वैलेंसी यहाँ पे कितना है 1 ही है। फिर हम देखेंगे एक दूसरा वाला चार्ट जहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे कैल्शियम है या फिर कैडमियम है, मैग्नीशियम है, मर्क्यूरी है, जिंक है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट का यहाँ पे रेडिकल का भी चार्ट प्रेजेंट है। और आप देख सकते हैं सबके ऊपर क्या लिखा है, कहीं कहीं पे 2+ लिखा है, कहीं कहीं पे यहाँ पे 2- लिखा है। तो ये जितने भी सारे हमारे एलिमेंट्स या रेडिकल होता है ये सबकी वैलेंसी कितना होता है आपका 2 होता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 है और कुछ एलिमेंट यहाँ पे है जिसका वैलेंसी यहाँ पे कितना होता है आपका 2। तो ये जो हमने पढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी सारे एलिमेंट है सबके वैलेंसी 1 या 2 होता है, ऐसा नहीं होता कि अलग अलग कुछ भी एलिमेंट होते हैं जहाँ पे उसका वैलेंसी 2 से ज्यादा भी हो सकता है। और ऐसे भी कुछ एलिमेंट हम देखेंगे जिनका वैलेंसी 1 नहीं होता, कहीं कहीं पे 2 या 3 वैलेंसी भी होते हैं, जिसका हम अभी देखेंगे कि कॉपर एंड आयरन, हमारे कॉपर एंड आयरन ऐसे 2 एलिमेंट्स है एंड बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है कि वेरिएबल वैलेंस का मतलब है इनका कोई एक फिक्स वैलेंस नहीं होता, कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो एक साथ दो दो वैलेंसी का रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कॉपर का वैलेंसी 1 भी हो सकता है, कहीं कहीं पे केमिकल रिएक्शन के टाइम वहाँ पे कॉपर का वैलेंसी यहाँ पे 1 भी हो सकता है और कहीं कहीं पे 2 भी हो सकता है। तो क्योंकि उसके दो दो वैलेंसी होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी। और वैसे ही जब आयरन भी देखेंगे तो आयरन के भी से 2 वैलेंसी है, तो कहीं कहीं पे उसका वैलेंसी 2 हो सकता है और कहीं कहीं पे वहाँ पे वैलेंसी उसका 3 भी हो सकता है। और ये जो वेरिएबल वैलेंसी वाला आएगा आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं पे भी अगर वहाँ पे लोअर वैलेंसी अगर देखते हैं वहाँ पे लास्ट में हम क्या लगाएंगे वहाँ पे OUS, मतलब कोई भी एलिमेंट का अगर छोटा वैलेंसी अगर होता है तो उसको वहाँ पे लास्ट में हमें नाम के बाद OUS लगाना पड़ता है। और कहीं पे अगर वहाँ पे वो हाई वैलेंसी वाला अगर होगा तो वहाँ पे लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा IC। मानिए अगर हमारे कॉपर का यहाँ पे दो दो वैलेंसी है तो उसमें से कॉपर का लोअर वैलेंसी है वहाँ पे हम उसका नाम पे क्या लगाएंगे वहाँ पे OUS, इसलिए नाम उसका क्या होगा आपका क्यूप्रस फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। क्यूप्रस होता है इसके लोअर वैलेंसी का नाम। और जब यहाँ पे उसकी हायर वैलेंसी आता है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे IC, मतलब उसका नाम बन जाता है क्यूप्री। मतलब लोअर वैलेंसी होने से OUS और हायर वैलेंसी अगर होता है IC। वैसे अगर आयरन के पास अगर आएंगे तो आयरन का जहाँ पे लोअर वैलेंसी यहाँ पे हो जाता है उसका नाम यहाँ पे क्या बनेगा आपका फेरस। कहीं पे अगर लोअर वैलेंसी होगा नाम में हमने OUS ऐड किया है तो क्योंकि वो आयरन का लैटिन नेम फेरोस होता है, फेरम होता है, इसलिए जो लोअर वैलेंसी हो उसका नाम होता है फेरस और जब वहाँ पे उसका हायर वैलेंसी हो तो उसका नाम क्या होता है फेरिक। बट ये दोनों को छोड़ के भी ऐसे हमारे बाकी भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके वैलेंसी 3 या उससे ज्यादा हो सकता है। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी क्या है फिक्स्ड है, क्या है वो 3 ही है। ऐसा आप मत सोचिए कि हाँ 3 अगर हो गया 2-3 तो वो हमेशा वेरिएबल वैलेंसी होता है। कुछ बहुत सारे ऐसे भी हमारे रेडिकल या एलिमेंट होते हैं जिनका 3 भी वैलेंसी हो सकता है, इवन 4 वैलेंसी भी वहाँ पे हो सकता है। और हम देखेंगे कि जैसे कि अभी केमिकल हमने वैलेंसी का चार्ट पढ़ा कि केमिकल वैलेंसी हमको पहले याद रखना पड़ेगा बिफोर राइटिंग एनी केमिकल रिएक्शन और एनी केमिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हम आगे देखेंगे जो केमिकल इक्वेशन क्या है, बिकॉज आपके चैप्टर का ये नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन कैसा होता है या फिर केमिकल रिएक्शन होने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी केमिकल इक्वेशन क्या है, तो आप देखिएगा लिखा गया है ए सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स इज कॉल्ड ए वर्ड इक्वेशन। मानिए अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है तो इतना सारा जो चेंजेस होता है वो सबको तो हम अच्छे से लंबा के लिख नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं हम वो केमिकल रिएक्शन को शॉर्टली बाय द हेल्प ऑफ वर्ड, मतलब प्रॉपर वर्ड के इस्तेमाल किए उसका हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं लिखते हैं
तो उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पे वार्ड इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने पहला वाला जो एक्टिविटी किया जहाँ पे हम क्या किए थे कि मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया था वहाँ पे जलाया था, तो वहाँ पे जो क्या चेंजेस हुआ या फिर वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम कैसे वहाँ पे वार्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखे मैग्नीशियम जो हमारा पहले वायर था 2 सेंटीमीटर का, सेकेंड हमने क्या किया उसको जलाया। और कोई भी चीज अगर जलता है वहां पे हमें पता है कौन सा गैस वहां पे होता है ऑक्सीजन गैस। तो पहला यहाँ पे नाम आ गया मैग्नीशियम का, किसके साथ में मिलाया हमने ऑक्सीजन के साथ। तो ये दोनों जब रिएक्शन हुए वहां पे आपका क्या फॉर्मेशन हुआ वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो पहला एक्टिविटी हमने किया था कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो आपका क्या फॉर्मेशन हुआ वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसी के जब हमने क्या किया उसके बस नाम लिख के अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा आपका वर्ड इक्वेशन। और हमेशा अगर एक वर्ड इक्वेशन या फिर इक्वेशन अगर आता है हर एक इक्वेशन के हमेशा दो पार्ट होता है, जैसे कि ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट पार्ट जिसको हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। मतलब जो भी सारी चीजें केमिकल रिएक्शन के लिए लिए गए हैं जो हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जिसको हम क्या बोलते हैं सिंपल वर्ड में रिएक्टेंट। और वैसे ही देखेंगे जो चीज यहाँ पे बनता है नया वाला चीज यहाँ पे बन जाता है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन उसको कहाँ पे लिखते हैं हमेशा राइट हैंड साइड में। और जो चीज राइट हैंड साइड में लिख के जहाँ पे बनता है उसका नाम क्या लिखता है प्रोडक्ट। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि हर एक इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से में हम जो जो सब्सटेंस लिए लिखते हैं जो हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेड। और जब वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है वहां पे जो चीजें नया बन जाता है वो हमेशा कहाँ लिखते हैं हम हमारे राइट हैंड साइड में जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। तो ये तो आपका रिएक्टेंट क्या है आपको पता चल गया, प्रोडक्ट क्या है पता चल गया। अभी बीच वाला तो ये एरो क्यों दिया गया है, ये एरो का मतलब क्या है। तो ये जो एरो होता है वो क्या बताता है हमें कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। जैसे कि लिखा गया है कि द एरो इंडिकेट टू इल और द सो दैट डायरेक्शन। दैट मीन्स कि ये जब रिएक्शन हुआ ये दोनों जब दूसरे के साथ मिले तो ये नया वाला सब्सटेंस यहाँ पे बनके तैयार हो गया। तो इसको बताने के लिए या फिर किन के वजह से रिएक्शन की वजह से नया वाला सब्सटेंस बना है उसको डायरेक्शन देने के लिए हमें बताने के लिए कि हाँ ये दोनों मिले तो ये फॉर्मेशन हुआ, इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ये एरो मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें क्या पता चला कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वहां पे हम क्या कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स की मदद से हम क्या कर सकते उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ अगर देखिएगा ये भी तो एक लंबा वाला मेथड हो गया जहाँ पे हम उसको पूरा नाम लिखना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको वापस से भी शॉर्ट कर सकते हैं और जहाँ पे हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन को अगर हम वर्ड इक्वेशन में यूज करते हैं तभी वो बड़ा होता है। तो अभी हम क्या करेंगे सो केमिकल इक्वेशन ए शॉर्ट हैंड फॉर ए केमिकल चेन। तो अगर उसको वापस से छोटा करना है जहाँ पे हमें उसके बिल्कुल नाम ही लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे हम क्या करेंगे कि हर एक केमिकल जो रिएक्शंस होता है वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारा 118 एलिमेंट होता है वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट हमेशा रिएक्शन करता रहेगा। और अभी हम क्या करेंगे जहाँ पे हम उसके पहले नाम लिखने वाले थे अभी वहां पे उसका नाम ना लिख के हम क्या लिखेंगे उसके सिंबल्स लिखेंगे। जैसे कि आपने पहले से ही पढ़ा है कि हर एक एलिमेंट जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं सबको हमने कुछ कुछ अल्फाबेटिकल टर्म में उसको रिप्रेजेंट किया है जिसको हम बोलते हैं सिंबल्स। और अभी हम देखेंगे कैसे वो केमिकल रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं शॉर्टली वो सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ पे वहाँ पे उसके नाम लिखने के बदले हम वो सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको एक शॉर्टली या फिर सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है जिसको हम क्या बोलेंगे आपका केमिकल इक्वेशन। तो मानिए अभी एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पे हम पहले मैग्नीशियम लिखने वाले थे क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है Mg। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि मैग्नीशियम के बदले यहाँ पे हमने उसका सिंबल लिख दिया। फिर आता है किसके साथ मिला वो ऑक्सीजन गैस के साथ। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है आपका O। लेकिन जो ये ऑक्सीजन होता है वो एक सिंगल O का अगर मतलब होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन एटम। बट अगर O2 लिखते हैं वो क्या होता है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हमारे नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए अगर कहीं पे ऑक्सीजन गैस आता है तो आप O नहीं लिख सकते, आप क्या लिखना पड़ेगा O2 बिकॉज नेचर में आपका जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा O2 के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। अभी जब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हुआ
ऑक्सीजन के साथ जला तो हमें पता था हमारा क्या फॉर्मेशन हो यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसके वैलेंसी को याद रखेंगे। जैसे कि अगर हम लेंगे कि जो मैग्नीशियम है उसका वैलेंसी कितना होता है, +2, और जो ऑक्सीजन होता है उसका वैलेंसी क्या होता है आपका, -2। और आपने पढ़ा है क्रिस क्रॉस मेथड, जहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी मैग्नीशियम के पास आ जाएगा, और मैग्नीशियम का वैलेंसी ऑक्सीजन, और जहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, Mg2O2। क्योंकि दोनों का सेम वैलेंसी है तो 2 और 2 कैंसिल होके उनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, NgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। और इसकी वजह से क्या पता चला कि जो ये मैग्नीशियम होता है जब भी वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा आपका क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जैसे कि हमने वर्ड इक्वेशन के पढ़े थे, 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड है राइट साइड, तो इसके भी देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन के भी 2 पार्ट होंगे। एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड जिनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और वैसे ही जो ये दोनों रिएक्शन करने की वजह से जो चीज बनेगा उसको कहाँ लिखेंगे, हमेशा उसके राइट हैंड साइड में, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो जो चीजें हमने केमिकल रिएक्शन के लिए लिया उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, और जो चीजें वहां पे बनते हैं उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, जो कहाँ लिखते हैं आपके राइट हैंड साइड में। अभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या लिखे हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे इसकी एरो का मतलब क्या है। जैसे कि हमने पहले देखा है एरो का मतलब होता है टू यील्ड और टू शो द डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि वो एरो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, टू यील्ड, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मिला बोल के बताएगा, और ये डायरेक्शन में कि ये दोनों मिले बोल के ये फॉर्मेशन हुआ, ये इसका डायरेक्शन बताने के लिए भी क्या करता है, ये एरो यहाँ पे बताएगा। उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, तो आप देखिएगा एक चीज कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी सारे एटॉम्स या मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड में देखेंगे उतना वहाँ पे होता नहीं है, या फिर कहीं कहीं पे अगर देखेंगे लेफ्ट साइड जितना होगा वो राइट साइड में उतना ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग कि लेफ्ट साइड के जितने भी सारे एटॉम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है राइट साइड में उससे सेम प्रेजेंट है या फिर अलग प्रेजेंट है, उसको बताते हम बता सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड इज सेम देन इट इज ए बैलेंस इक्वेशन। मतलब अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में जितने भी हमारे एटॉम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे राइट साइड में अगर सेम अगर होता है, अगर सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, बैलेंस इक्वेशन। मतलब सबसे सिंपल है, अगर दोनों साइड के नंबर्स ऑफ एटॉम सेम है तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। बट कहीं पे अगर देखेंगे अगर ये नंबर वहां पे क्या नहीं है, सेम नहीं है, मतलब एक दूसरे से वहां क्या है, डिफरेंट अगर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, बट यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, बस 1 है। मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। और जहाँ पे आप देखिएगा ये जो नंबर्स अगर अनबैलेंस अगर होते हैं, तो जैसे कि हमने किया कि यहाँ पे जितना पहले मैग्नीशियम का नंबर था, आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का नंबर भी सेम है, बट आप देखिएगा रिएक्टेंट में यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितने थे, 2 थे, बट यहाँ पे जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीजन कितना नंबर का होता है, 1। और जहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो नंबर्स ऑफ एटम जो हमारे लेफ्ट साइड या फिर रिएक्टेंट साइड में जितने भी थे, अगर वो हमारे प्रोडक्ट के साथ अगर मैच अगर नहीं करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, द अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब आपको बस ये चीजें याद रखना है, अगर नंबर्स ऑफ एटम दोनों तरफ अगर सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर आपको दिखेगा कि जो नंबर्स ऑफ एटम अगर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जितने भी थे अगर प्रोडक्ट साइड अगर वो सेम नहीं अगर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, अनबैलेंस, और या फिर उसको बोल सकते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इक्वेशन के 2 टाइप मिलेंगे, नंबर्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ सेम होता है उसको बोलेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जहाँ पे हम देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के अंदर नंबर्स ऑफ एटम अगर सेम नहीं रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम आगे देखेंगे ये जो हमारे जो बैलेंस होता है या फिर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है या फिर कैसे उसके डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं,
हैं। तो अभी हम देखेंगे कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अगर मानिए आपको बुक में भी आपको दिखेगा, अगर हम केमिकल या इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप उसका सिंबल या फिर एरो मार्क दे के आप उसके सारे रिएक्शन लिख नहीं सकते। वहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को जैसे भी मेंशन करना पड़ेगा, जिसमें से पहला स्टेप हम देखेंगे कि हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या लिखना पड़ता है, आपका रिएक्टेंट। जैसे कि हमने अगर और क्या होगा, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम लिया और वो जो ऑक्सीजन यहाँ पे हमने रिएक्शन के लिए लिया है, जो हम क्या लिखेंगे हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपका रिएक्टेंट बन जाता है। और यहाँ पे जो चीज बनेगा वो कहाँ लिखते हैं, हम हमेशा उसके प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे आ गया, जो मैग्नीशियम हमने लिया है उसके पास अब देखिएगा यहाँ पे एस लिखा गया है। तो एक स्टेप आपका ये होता है हर केमिकल इक्वेशन का कि जो भी आप रिएक्टेंट लिए हैं या फिर जो वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो वहाँ पे कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है या फिर गैस में होगा। तो आपका ये पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि जो भी आप रिएक्टेंट या फिर जो भी सारे सब्सटेंस आप केमिकल इक्वेशन के लेते हैं उसके साइड में आपको क्या होता है, वो कौन से स्टेट में है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे Mg साइड में S लिखा है, मतलब मैग्नीशियम कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में। सेकेंड हम क्या देखेंगे कि जो दूसरा वाला यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया था जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन, वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा गया है वहाँ पे G। और G का मतलब क्या होता है, हमने देखा पता है कि G का मतलब होता है गैस। मतलब मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट था, ऑक्सीजन यहाँ पे कौन से स्टेट में प्रेजेंट था, आपके गैस स्टेट में। अभी ये दोनों जब रिएक्शन किए तो हमें पता है वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से फॉर्म में प्रेजेंट हुआ था, आपके पाउडर वाले फॉर्म में, और जो भी कौन से फॉर्म में था, आपके सॉलिड वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमें क्या पता चला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन जब होता है वहाँ पे हम उसको जब केमिकल इक्वेशन में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है स्टेप 1 में, वो कौन से स्टेट में है उसको पहले हमें वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो हमारा पहला लिखा गया है कि हमने ये पहले पॉइंट पढ़ा है, इक्वेशन अगर है लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट, और राइट साइड में हमेशा क्या फॉर्मेशन होगा, आपका प्रोडक्ट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि जो रिएक्टेंट होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट रिएक्टेंट और ये दूसरा वाला जो पार्ट प्रोडक्ट होता है, वो दूसरे के साथ कैसे सेपरेट होगा, कैसे अलग होता है, बाय एन एरो। मतलब बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक एरो मार्क होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट आपका रिएक्टेंट है और ये वाला पार्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि मानिए अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में अगर मानिए कि एक से ज्यादा चीज या फिर 2-3 ज्यादा नंबर अगर रिएक्शन एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, वो सबको एक दूसरे के बीच में सेपरेट करने के लिए या फिर अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके बीच में प्लस साइन का रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मानिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। और क्योंकि वो जुड़ के या फिर एक दूसरे के अंदर रिएक्शन करने की वजह से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, तो उनको एक दूसरे के ये बोल सकते हैं कि सेपरेट करने के लिए कि क्या कौन सा सब्सटेंस वहाँ पे प्रेजेंट है, उसको अलग करने